सभी को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं प्रभात कौशिक आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आप सभी का आपके अपने परिवार डिस्कवरी स्टडी सर्किल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिल खोलकर स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज का जो टॉपिक होगा दोस्तों, आज की जो क्लास होगी, सबसे कमाल की बात यही होगी कि आज मैं आपको मैथ नहीं पढ़ाऊंगा, आज मैं आपको एक रीजनिंग की क्लास, एक शानदार सी क्लास, एक खूबसूरत सी क्लास लेके आया हूं, जिसको पढ़कर आपको काफी मजा आने वाला है। आपका एक सिंगल डाउट भी नहीं बचेगा अगर कहीं ना कहीं आपने वो टॉपिक पहले से पढ़ा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि एक भी सिंगल डाउट अगर आया तो मुझे बता देना, ठीक है, कमेंट में करके लिख देना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो बस मैं आपसे केवल एक छोटी सी उम्मीद करता हूं कि जब आप इस क्लास को देख रहे होंगे तो दोस्तों अंत तक बने रहना है। क्लियर हुई बात? तो आज का जो शानदार सा टॉपिक है, खूबसूरत सा टॉपिक है दोस्तों, उसका जो नाम है वो है कैलेंडर। क्लियर हुई बात? ठीक है। अगर मैं इस कैलेंडर के टॉपिक की वेटेज की बात करूं, अगर मैं इसके वेटेज की बात करूं दोस्तों, तो दोस्तों आज के दौर में ऐसा कोई सरकारी एग्जाम नहीं होगा जिसमें कैलेंडर से कोई एक सिंगल क्वेश्चन ना आए, ठीक है ना। यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है आज के टाइम पे। अगर रीजनिंग में से क्वेश्चन आता है तो कैलेंडर से क्वेश्चन आना निश्चित है। क्लियर हुई बात? वो अलग बात है कि एक क्वेश्चन आएगा कि दो क्वेश्चन आएगा। अगर मैं बात करूं यूपीएससी की, तो यूपीएससी के सीसेट लेवल में भी यहां से कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं एसएससी की, तो एसएससी में भी क्वेश्चन आएगा, यूपी ट्रिपल एससी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां तक कि एजुकेशन सेक्टर में, यानी कि चाहे वो यूपी टेट का एग्जाम हो, चाहे वो सी टेट का एग्जाम हो या सुपर टेट का एग्जाम हो, यहां से दोस्तों अगर रीजनिंग आई तो एक क्वेश्चन आपका कैलेंडर का देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको बहुत ही धीरे से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल जीरो से टॉप लेवल तक मैं चीजों को बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो करते हैं शुरू दोस्तों आज की इस क्लास को, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करने का मैं प्रयास करूंगा, ठीक है भाई। देखिए, अगर मैं बात करूं कैलेंडर की, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कैलेंडर का काम क्या है, ठीक है। कैलेंडर का काम केवल इतना है दोस्तों कि ये दिन, महीने और वर्ष, इनके पारस्परिक संबंध को दर्शाने का काम कैलेंडर के द्वारा किया जाता है। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है। और दूसरी बात अगर मैं बात बताऊं, तो जो कैलेंडर है ये किसके नाम पे पड़ा? एक वैज्ञानिक हुआ ग्रीक देश का, एक वैज्ञानिक हुआ ग्रीक देश का। तो ग्रीक देश का जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, उसी का नाम दोस्तों कैलेंडर था। उसने अपने नाम पर ही ये कैलेंडर टॉपिक रखा। क्लियर हुई बात? जिसमें दिन, वर्ष, महीने, इनके पारस्परिक संबंध को दर्शाया गया, ठीक है भाई। देखिए, तो उसने क्या किया, इस कैलेंडर को दो भागों में विभाजित कर दिया, यानी कि कैलेंडर में जो वर्ष होते हैं, वर्षों को उसने दो भागों में, दो पार्टों में विभाजित कर दिया, बांट दिया, ठीक है। एक बांट दिया साधारण वर्ष में और एक बांट दिया लीप वर्ष में। लीप वर्ष का मतलब अधिवर्ष में। क्लियर हुई बात? तो एक तो बांट दिया इसने किसमें? साधारण वर्ष में। तो कैलेंडर को दोस्तों दो भागों में बांट दिया, यानी कि दो कैलेंडर में दो वर्ष होते हैं, उसको दो भागों में बांट दिया गया, ठीक है। एक तो बांट दिया दोस्तों साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष यानी कि सामान्य वर्ष या फिर नॉर्मल ईयर। क्लियर हुई बात? दूसरी जो चीज है वो क्या है? लीप वर्ष। दूसरा हिस्सा क्या है? लीप वर्ष। और इसी का दूसरा नाम दोस्तों अधिवर्ष होता है। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? अधिवर्ष, ठीक है। तो जो साधारण वर्ष हुआ दोस्तों, इसमें टोटल 365 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, जबकि लीप वर्ष में कितने दिन होंगे? लीप वर्ष में होंगे 366 दिन। 365 दिन का मतलब 52 सप्ताह प्लस एक दिन, 52 सप्ताह प्लस एक दिन, यानी कि 52 सप्ताह को मिलाकर उसके साथ एक दिन जो विषम दिन का काम करेगा, उन 52 सप्ताह प्लस एक दिन को जोड़कर क्या बनेगा? पूरे 365 दिन बनेंगे। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि सबसे जो खास बात हुई कि साधारण वर्ष में कितने दिन होंगे? साधारण वर्ष में होते हैं 365 दिन, 365 दिन, जबकि लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन। कितने? 366 दिन। या अधिवर्ष में कितने होंगे? 366 दिन, ठीक है। देखिए, 365 दिन को मैं लिख सकता हूं कि 52 सप्ताह, 52 सप्ताह या 52 वीक एक दिन। 52 सप्ताह
एक दिन, यानी कि ये जो एक दिन होगा ये विषम दिन होता है इसमें, ठीक है ना। बाद में चर्चा करेंगे कि विषम दिन होता क्या है, एक्स्ट्रा डे या और डे क्या कहते हैं इसको, ठीक है। तो साधारण वर्ष में कितने दिन हुए दोस्तों, 365 दिन, जबकि लीप वर्ष में हुए 366 दिन। 366 दिन को हम बांट सकते हैं कि 52 सप्ताह 2 दिन, 52 सप्ताह 2 दिन। क्लियर हुई बात यहां तक, ठीक है। तो दूसरा जो पॉइंट बनता है दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट बनता है साधारण वर्ष में या फिर लीप वर्ष में, दूसरा पॉइंट बनता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये साधारण वर्ष है और ये लीप वर्ष है। तो साधारण वर्ष के लिए होता क्या है कि किसी भी वर्ष को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो, अगर वो पूर्णतः विभाजित नहीं हो पाता तो वो कहलाता है साधारण वर्ष, यानी कि कंप्लीटली अगर डिवाइड नहीं हो पाता तो वो कहलाता है साधारण वर्ष, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं यदि कोई वर्ष 4 से पूर्णतः यानी कि कंप्लीटली, 4 से पूर्णतः यानी कि कंप्लीटली विभाजित, कंप्लीटली डिवाइड है ना, पूर्णतः विभाजित नहीं होता, ठीक है। यदि कोई वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता तो क्या कहलाएगा, साधारण वर्ष कहलाएगा। यानी कि मैं बताना चाहता हूं आपको कि हम यहां पर करते क्या है, यहां पर हम वर्ष को 4 से डिवाइड करते हैं, किसी भी वर्ष को हम 4 से डिवाइड करते हैं। अगर 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, पूर्णतः विभाजित नहीं होता, इसका मतलब क्या होगा कि अगर शेषफल यानी कि रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो इस बात का मतलब क्या होगा दोस्तों कि वो कंप्लीटली डिवाइड हो चुका। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो चुका दोस्तों तो वो बनेगा लीप वर्ष, ठीक है। लेकिन यहां पे मैंने क्या बताया कि यदि कोई वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता तो वो क्या कहलाता है, साधारण वर्ष कहलाता है। यानी कि वर्ष को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल अगर नॉट इक्वल टू 0 यानी कि शेषफल 0 के बराबर ना आए तो वो क्या बनेगा दोस्तों, वो बनेगा आपका साधारण वर्ष, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट बनता है दोस्तों साधारण वर्ष में, तीसरा पॉइंट बनता है कि इसमें साधारण वर्ष में जो फरवरी का महीना होता है वो 28 दिन का होता है। फरवरी का जो महीना होता है वो कितने दिन का होता है, 28 दिन का होता है, 28 डे का, ठीक है, 28 दिन का। यहां पर अगर मैं बात करूं लीप वर्ष की तो हम क्या बोलेंगे यहां पे कि यदि कोई वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो इसका मतलब वो क्या बनेगा, अधिवर्ष बनेगा, यानी कि लीप वर्ष बनेगा, ठीक है यहां तक, ठीक है। यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम किसी भी वर्ष को 4 से डिवाइड करें और 4 से डिवाइड करने के बाद, 4 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 के बराबर आ जाए, शेषफल क्या आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो अगर शेषफल 0 के बराबर आएगा दोस्तों तो इस बात का मतलब होगा कि वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। अगर वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड है तो इस बात का मतलब क्या होगा कि वो लीप वर्ष होगा। क्लियर है बात यहां तक, ठीक है। और इसमें जो फरवरी का महीना होता है, इसमें जो फरवरी का महीना होता है वो कितने दिन का होगा दोस्तों, वो 29 दिन का होगा, ठीक है, 29 दिन का। क्लियर हुई बात यहां तक। तो यहां तक दोस्तों हमने केवल इतना जाना कि जो कैलेंडर है वो एक साइंटिस्ट के नाम पर टॉपिक ये कैलेंडर नाम पड़ा, ठीक है, वो ग्रीक देश का रहने वाला था, जिसमें हम दिन, महीने और वर्षों के पारस्परिक संबंध को दर्शाते हैं, ठीक है। तो उस कैलेंडर ने क्या किया, इस कैलेंडर में वर्षों को 2 भागों में विभाजित कर दिया, 2 भागों में बांट दिया। एक साधारण वर्ष में बांट दिया या सामान्य वर्ष भी कह सकते हैं, नॉर्मल ईयर भी बोल सकते हैं, और एक लीप वर्ष यानी कि अधिवर्ष भी बोल सकते हैं। 2 भागों में विभाजित कर दिया। साधारण वर्ष का मतलब जिसमें 365 दिन हो, और लीप वर्ष का मतलब क्या होगा, जिसमें 366 दिन हो। क्लियर है बात यहां तक।
365 दिन का मतलब होता है दोस्तों कि 52 सप्ताह एक दिन, यानी कि 52 सप्ताह और एक दिन को मिलाकर पूरे 365 दिन हो जाते हैं। और लीप वर्ष में 366 दिन है, यानी कि 52 सप्ताह या 2 दिन को मिलाकर पूरे 366 दिन हो जाते हैं। साधारण वर्ष में जो फरवरी का महीना होता है वो 28 दिन का होता है, जबकि लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। साधारण वर्ष और लीप वर्ष को हम पहचानेंगे कैसे दोस्तों? यदि किसी भी वर्ष को हम 4 से विभाजित करते हैं, अगर दोस्तों वो पूर्णतः विभाजित हो जाए तो बनता है वो लीप वर्ष, और अगर 4 से कंप्लीटली डिवाइड ना हो, पूर्णतः विभाजित ना हो, तो वो बनेगा साधारण वर्ष। ठीक है ना? यानी कि हम किसी भी वर्ष को 4 से विभाजित करते हैं, अगर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, शेषफल 0 के बराबर ना आए, तो इसका मतलब वो साधारण वर्ष बनेगा, और अगर शेषफल 0 के बराबर आ जाए तो इस बात का मतलब दोस्तों वो लीप वर्ष बनेगा। ठीक है? फरवरी 28 दिन की हुई और फरवरी यहां पे 29 दिन की हुई। अगर मैं बात करूं दोस्तों एग्जाम्पल की, और आपने मैथमेटिक्स में क्या पढ़ा हुआ है भाई? आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है डिविजिबिलिटी रूल, है ना? डिविजिबिलिटी रूल, 4 का नियम क्या होगा, यानी कि कोई भी संख्या 4 से कब कटती है, कोई भी संख्या 4 से कब कटती है। देखिए, अगर मैं आपके सामने लिखता हूं 3 2 5 6 7 8 2 9, और मैं आपसे पूछ लूं कि क्या ये संख्या 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, क्या ये संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी? आप कहोगे सर नहीं, पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप ये बात जानते हो कि कोई भी संख्या 4 से केवल और केवल तभी पूर्णतः विभाजित होगी अगर उस संख्या की लास्ट 2 डिजिट से बनने वाली संख्या 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो। यानी कि ये जो 29 है, 29 है, ये 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता। इस बात का मतलब होगा कि अगर ये 29 4 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल केवल इतना होता है। ठीक है ना? यानी कि हमें केवल ये पता करना होता है कि ये साधारण वर्ष है कि ये लीप वर्ष है। तो हम दोस्तों पूरे वर्ष को डिवाइड नहीं करते, हम केवल बाद की 2 डिजिट को चेक करते हैं 4 से डिवाइड करने के बाद कि ये 4 से कटेगी या नहीं कटेगी। अगर कट गई तो लीप वर्ष बनेगा, और अगर पूर्णतः विभाजित ना हो यानी कि कंप्लीटली डिवाइड ना हो तो साधारण वर्ष बनेगा। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है, समझिए। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपके सामने बात करूं कि क्या 2022 कि क्या ये 2022 ये साधारण वर्ष है, आप कहोगे कि जी हां ये साधारण वर्ष है, क्योंकि इस संख्या में, इस 2022 में जो बाद की 2 डिजिट दिखाई दे रही होगी आपको 22, ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। इस बात का मतलब होगा कि ये 4 से डिविजिबल नहीं है, इस बात का मतलब होगा कि ये साधारण वर्ष है। क्या होगा? कि ये साधारण वर्ष है। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है, देखिए ये जो 22 दिखाई दे रहा होगा कि ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब क्या होगा? रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये 2022 एक साधारण वर्ष होगा, सामान्य वर्ष होगा, जिसमें फरवरी का जो महीना होगा वो कितने दिन का होगा दोस्तों? 28 दिन का होगा। ठीक है? ठीक इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि 1926 क्या ये साधारण वर्ष है? आप कहोगे सर बिल्कुल कि ये साधारण वर्ष होगा, क्योंकि 26 4 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता। अगर ये 26 4 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब ये साधारण वर्ष बनेगा। और इसमें फरवरी का महीना क्या होगा? ये 28 दिन का होगा। फरवरी का महीना 28 दिन का होगा। ठीक इसी तरीके से कोई भी वर्ष अगर बाद की 2 डिजिट 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होती तो इसका मतलब वो साधारण वर्ष है, उसमें फरवरी का महीना 28 दिन का होगा। है भाई, यहां तक बात समझ में आई होगी? ठीक है, अगर मैं इधर एग्जांपल की बात करूं लीप वर्ष में, तो लीप वर्ष में अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं दोस्तों, तो मुझे ये बताओ 2024, ये जो 2024 मैंने लिख दिया, क्या ये लीप वर्ष होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल कि 2024 में लास्ट की 2 डिजिट 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इसका मतलब 24 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो इसका मतलब क्या होगा? ये एक अधिवर्ष बनेगा, ये एक लीप वर्ष बनेगा। क्लियर हुई बात? अगर ये लीप वर्ष बनेगा तो इसका मतलब फरवरी का जो महीना होगा इसमें यहां पे कितने दिन का होगा? 29 दिन का होगा। है भाई, इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं
1996 की, क्या ये 1996 लीप वर्ष होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल, क्योंकि लास्ट में जो 2 डिजिट आपको दिखाई दे रही होगी 96, ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इसका मतलब 1996 भी 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता होगा। तो इसका मतलब यहां पर भी फरवरी का महीना क्या होगा? 29 दिन का होगा। फरवरी का महीना 29 दिन का होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप ये पूरी बात आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि लीप वर्ष क्या होता है, अधिवर्ष क्या होता है, सामान्य वर्ष क्या होता है, साधारण वर्ष क्या होता है। बात एक ही है सामान्य वर्ष या साधारण वर्ष की। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं दोस्तों शताब्दी वर्ष की, अगर मैं बात करूं किसकी? शताब्दी वर्ष की, कि ये शताब्दी वर्ष क्या चीज है, क्या बवाल है भाई? शताब्दी वर्ष क्या चीज है? तो शताब्दी, शताब्दी का मतलब क्या होगा कि जिस भी संख्या के लास्ट में डबल जीरो दिख जाए तो इसका मतलब वो शताब्दी वर्ष होगा। जिस भी वर्ष में डबल जीरो दिखती होगी लास्ट में तो वो क्या होगा दोस्तों? शताब्दी वर्ष होगा। तो इस बात का मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर किसी भी वर्ष के लास्ट में डबल जीरो है तो दोस्तों वो 100 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी, 100 से पूर्णतः विभाजित होती होगी। तो इसका मतलब क्या होगा? मैं ये कह सकता हूं कि वो वर्ष जो 100 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, वो वर्ष जो 100 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो वर्ष जो 100 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, यानी कि 100 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसी को हम शताब्दी वर्ष कहते हैं। यहां पे शताब्दी वर्ष को भी हमने 2 भागों में बांट दिया। यहां पे इस शताब्दी वर्ष को भी दोस्तों हमने 2 भागों में बांट दिया। एक तो बांट दिया हमने सामान्य शताब्दी वर्ष, सामान्य शताब्दी वर्ष, और जो दूसरा भाग है दोस्तों, दूसरा भाग क्या होगा? 2 पार्टों में हमने डिवाइड कर दिया इसको। दूसरा पार्ट होगा लीप शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष। ठीक है, ये एक तरीके से अभी थ्योरी चल रही है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहां से। क्लियर हुई बात? तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं चीजों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो आप ध्यान से समझना चीजों को। ठीक है, देखिए अगर मैं सामान्य शताब्दी वर्ष की बात करता हूं, सामान्य शताब्दी वर्ष की, तो सेम बात है कि सामान्य वर्ष है तो दोस्तों 365 दिन तो हो गए होंगे, 365 दिन तो होंगे ही होंगे इसमें भी। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूं कि 52 सप्ताह, 52 सप्ताह एक दिन, 52 सप्ताह एक दिन। ठीक है, और अगर मैं इधर बात करूं कि इसमें कितने दिन होंगे, तो उसमें 366 दिन ही होंगे क्योंकि लीप वर्ष है ये भी। या फिर मैं कह सकता हूं कि 52 सप्ताह 2 दिन। ठीक है, यहां पे जो फरवरी का महीना होगा, यहां पे जो फरवरी का महीना होगा दोस्तों, वो सेम 28 दिन का ही होगा, और इधर जो फरवरी का महीना होगा वो सेम 29 दिन का होगा, यानी कि 29 डेज। लेकिन अगर बात अब आती है किसकी? अगर बात मैं करूं कि हमें पता कैसे चलेगा दोस्तों कि ये सामान्य शताब्दी वर्ष है और ये लीप शताब्दी वर्ष है, तो अब तक हम केवल सामान्य वर्ष और लीप वर्ष पढ़ रहे थे। सामान्य वर्ष और लीप वर्ष की पहचान करने के लिए हम 4 से डिवाइड कर रहे थे कि 4 से डिवाइड अगर नहीं होता तो सामान्य वर्ष बनेगा, और अगर 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो वो लीप शताब्दी वर्ष बनेगा। लेकिन अब मैं बात जो कर रहा हूं वो शताब्दी वर्ष की कर रहा हूं, और शताब्दी वर्ष में भी सामान्य शताब्दी वर्ष की या फिर लीप शताब्दी वर्ष की। तो यहां पर दोस्तों हम 4 से डिवाइड नहीं करते, यहां पे हम 400 से डिवाइड करते हैं, 400 से डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, यहां पे हम किससे डिवाइड करते हैं? 400 से, यानी कि वो वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, पूर्णतः विभाजित नहीं होता।
कहने का मतलब ये हुआ कि हम वर्ष को करते हैं 4 से डिवाइड, वर्ष को करते हैं किससे, 400 से डिवाइड, वर्ष को करते हैं हम 400 से डिवाइड। अगर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, यानी कि रिमाइंडर यानी कि शेषफल अगर 0 के बराबर ना आए, तो दोस्तों वो क्या बनेगा, वो सामान्य शताब्दी वर्ष बनेगा। क्लियर हुई बात। ठीक इसका विपरीत है यहां पे, ठीक इसका उल्टा है, रिवर्स है कि यदि कोई वर्ष या यदि कोई वर्ष 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। तो लीप शताब्दी वर्ष क्या होगा कि हम किसी भी वर्ष को अगर 400 से डिवाइड करते हैं और वो कंप्लीटली डिविजिबल है 400 से, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो लीप शताब्दी वर्ष होगा। क्या होगा दोस्तों, लीप शताब्दी वर्ष। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी भी वर्ष को 400 से डिवाइड करता हूं, किससे, 400 से, और अगर रिमाइंडर 0 के बराबर आ जाए, रिमाइंडर किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो इस बात का मतलब होगा कि वो वर्ष 400 से कंप्लीटली डिवाइड है। इस बात का मतलब ये होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है ना। तो आप समझिए यहां पे एग्जांपल, अगर मैं सामान्य शताब्दी वर्ष के एग्जांपल की बात करूं और लीप शताब्दी वर्ष के एग्जांपल की बात करूं, तो समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो अगर मैं पहले एग्जांपल दे रहा हूं सामान्य शताब्दी वर्ष का, तो मुझे सबसे पहले ये बताओ कि जो 100 मैंने यहां पे लिख दिया, ये 100 क्या शताब्दी वर्ष होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल, कि लास्ट में अगर डबल जीरो दिखती है, आपने ही बताया था कि वो शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष वो वर्ष होता है जो 100 से कंप्लीटली, 100 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 100 से कंप्लीटली डिविजिबल है, पूरा पूरा विभाजित होता हो। तो 100 से कंप्लीटली डिविजिबल तो है भाई ये, तो इसका मतलब ये शताब्दी वर्ष तो है। तो क्या ये सामान्य शताब्दी वर्ष बनेगा? आप कहोगे सर सामान्य शताब्दी वर्ष में तो 400 से डिवाइड करने की बात की थी। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं इस 100 को 400 से डिवाइड करता हूं, तो क्या ये कंप्लीटली डिविजिबल है, पूर्णतः विभाजित है? आप कहोगे नहीं सर, ये 400 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर ये सामान्य शताब्दी वर्ष होगा, क्योंकि रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आया, रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आता, ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब दोस्तों कि ये क्या हुआ, फिर ये हुआ आपका सामान्य शताब्दी वर्ष, और जिसमें फरवरी क्या हो जाएगी आपकी, फरवरी हो जाएगी 28 दिन की, फरवरी हो जाएगी कितने की, 28 दिन की। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 200 की, क्या ये 200 सामान्य शताब्दी वर्ष बनेगा? आप कहोगे जी सर बिल्कुल सामान्य शताब्दी वर्ष बनेगा, क्योंकि 200 400 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब यहां पे भी जो फरवरी का महीना होगा दोस्तों, यहां पे फरवरी का जो महीना होगा, ये भी कितने दिन का होगा, 28 दिन का ही होगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 1300 की, क्या ये 1300 सामान्य शताब्दी वर्ष होगा? बिल्कुल होगा, 400 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता, तो ये भी क्या होगा, सामान्य शताब्दी वर्ष होगा। ठीक है, 1700 भी क्या होगा, सामान्य शताब्दी वर्ष होगा, क्योंकि ये 400 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता। ठीक है, पूरा पूरा विभाजित नहीं होता, तो फरवरी का महीना 28 दिन का होगा। सॉरी, फरवरी का महीना कितना दिन का होगा, 28 दिन का। यहां तक चीजें क्लियर हुई होगी। ठीक है, यानी कि सिंपल सी ये बात है कि अगर कोई शताब्दी वर्ष 400 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता, तो वो सामान्य शताब्दी वर्ष बनता है, और फरवरी 28 दिन की होती है। फरवरी कितने दिन की, 28 दिन की होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्या 3700, या फिर मैं बात करूं 1900, या फिर मैं बात करूं 1800 या 1700, ये सभी क्या है, ये 400 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पे भी फरवरी 28 दिन की है, यहां पे भी फरवरी 28 दिन की है, और यहां पे भी फरवरी क्या होगी, 28 दिन की होगी, और यहां पे भी फरवरी क्या होगी, 28 दिन की होगी। इसका मतलब क्या होगा कि ये सभी के सभी वर्ष, ये सभी के सभी वर्ष क्या बनेंगे, ये सामान्य शताब्दी वर्ष बनेंगे। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है, अगर मैं बात करूं लीप शताब्दी वर्ष की, लीप शताब्दी वर्ष के एग्जाम्पल की, तो समझिए दोस्तों, लीप शताब्दी वर्ष के एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं, तो लीप शताब्दी वर्ष में जो आओगे समझ,
तो लीप शताब्दी वर्ष में क्या होगा? तो आप मुझे ये बताओ कि ये जो 400 है, 400, ये जो 400 है, क्या ये 400 लीप शताब्दी वर्ष होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल कि ये 400 लीप शताब्दी वर्ष होगा, क्योंकि 400 से कंप्लीटली डिविजिबल है, पूरा पूरा विभाजित होता है भाई। तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे फरवरी का जो महीना होगा, है भाई, फरवरी का जो महीना होगा, यहाँ पे कितना होगा? 29 दिन का। कितने दिन का मेरे भाई? 29 दिन का। ठीक है। अगर मैं बात करूं 800 की, तो क्या 800 लीप शताब्दी वर्ष बनेगा? अधिवर्ष बनेगा? ये शताब्दी वर्ष अधिवर्ष बनेगा? आप कहोगे जी हां, अधिवर्ष बनेगा, क्योंकि यहां पे भी फरवरी कितने दिन की होगी? 29 दिन की। क्यों? क्योंकि 800 400 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 800 400 से पूरा पूरा विभाजित होता है। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि क्या 1200 लीप शताब्दी वर्ष है? आप कहोगे बिल्कुल, 400 से पूरा पूरा कटेगा, तो फरवरी कितने दिन की होगी? फरवरी 29 दिन की होगी। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 2000 की, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 2400 की, इसी तरीके से मैं बात करूं 9600 की, तो सब क्या है? सब के सब क्या है? ये लीप शताब्दी वर्ष है। इसका मतलब फरवरी हर जगह क्या होगी? 29 दिन की होगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप चीजों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है। ठीक है। और मैं समझता हूं कि आप बहुत अच्छे विद्यार्थी है, बहुत अच्छे स्टूडेंट है, आप मेरा कहा बिल्कुल मानने वाले हो। आप शेयर जरूर करोगे और आप कमेंट भी करके मुझे बताओगे कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। कोई भी चीज अगर आपको क्लियर नहीं होती तो कमेंट करके बता दिया करो। ठीक है। तो और भी बेहतर तरीके से चीजों को समझाने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजों को समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। जिस तरीके से जो संजय सर है, संजय चौहान है ना, ये शामली में जीएस के नाम से विख्यात है, शामली में जाने जाते हैं। ठीक उसी तरीके से मैं शामली में मैथ्स और रीजनिंग के नाम से जाना जाता हूं। ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हम आपके लिए ये सब चीजें जो कंटेंट हम बनाते हैं वो आपके लिए सब फ्री है। ठीक है ना। कोई पैसा, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा। ठीक है ना। हम टाइम निकाल के चीजों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है। तो यहां तक आपके बिल्कुल क्लियर हुआ होगा भाई। पहली चीज हमने क्या पढ़ी थी? पहली चीज हमने पढ़ी कि कैलेंडर, साधारण वर्ष, लीप वर्ष क्या होता है, ये सब कुछ आप जान चुके होंगे। ठीक है। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी भाई? दूसरी चीज हमने पढ़ी कि शताब्दी वर्ष क्या होता है। तो और शताब्दी वर्ष को भी हमने दो भागों में विभाजित कर दिया, सामान्य शताब्दी वर्ष में और लीप शताब्दी वर्ष में। ठीक है। इसका सारा जो थ्योरी है सब कुछ मैं आपको बता चुका। यहां से डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है। और क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछता है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है। तीसरी चीज हमने ये एग्जांपल लिए कि सामान्य शताब्दी वर्ष कैसा होगा, लीप शताब्दी वर्ष कैसा होगा। ठीक है। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, थोड़ी चीजों को और क्लियर करता हूं। ठीक है। समझिए भाई। देखिए अब जो क्वेश्चन बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन कैसा पूछता है एग्जामिनर। ठीक है। समझिए, जैसे कि क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया कि विषम छाटिए, विषम छाटिए, ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूं और मैं आपके सामने चार ऑप्शन रखता हूं। आपके सामने मैं चार ऑप्शन रखता हूं। ठीक है। देखिए ए ऑप्शन हुआ मेरा 1700 और बी ऑप्शन हुआ 1682 और सी ऑप्शन हुआ 1792 और डी जो ऑप्शन होगा दोस्तों वो हुआ हमारा 1900, वो होगा हमारा 1900। तो चार ऑप्शन इस तरीके से एग्जाम में देगा और आपसे पूछ लेगा विषम छाटिए, यानी कि ऑड वन आउट पूछ रहा है आपसे कि इन चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन में समानता है यानी कि सिमिलरिटी है और एक ऑप्शन किसी न किसी तरीके से वो भिन्न है यानी कि अलग है, यानी कि तीन ऑप्शन समान है और एक ऑप्शन थोड़ा अलग होगा। तो हमको वही छाटना है कि कौन सा विषम है। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप वीडियो को देख रहे होंगे आप समझ चुके होंगे कि इसमें विषम कौन सा होगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं ये तो कह नहीं सकता कि कमेंट करके बताइए अभी के अभी, क्योंकि ये वीडियो शूट कर रहा हूं मैं अभी, है ना। तो देखिए, तो इसमें क्या होगा, जब भी आपको एग्जाम में वर्ष दिए जाएं, ईयर्स दिए जाएं
और आपसे पूछ ले विषम छाटिए, तो याद रखना दोस्तों, विषम छाटने का मतलब है वो केवल लीप ईयर पे बात करेगा, केवल और केवल लीप ईयर पे बात करता है। ठीक है ना, कि फरवरी का महीना 28 दिन का होगा कि फरवरी का महीना 29 दिन का होगा। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, ये जो 1700 आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये शताब्दी वर्ष है? आप कहोगे जी हां ये शताब्दी वर्ष है। जब भी किसी भी वर्ष के बाद आपको डबल जीरो चमक जाए तो दोस्तों 4 से डिवाइड नहीं करना होता, हमेशा 400 से डिवाइड करना होता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि अगर किसी भी वर्ष के लास्ट में डबल जीरो आपको दिखती होगी तो इसका मतलब वहां पे हम केवल और केवल 400 से डिवाइड करके ही देखते हैं कि ये सामान्य वर्ष बनेगा कि लीप वर्ष बनेगा, अधिवर्ष बनेगा कि साधारण वर्ष बनेगा। तो आप मुझे बताओ, ये जो 1700 है ये 400 से कंप्लीटली डिविजिबल है? आप कहोगे नहीं, ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, ये 400 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता। इसका मतलब ये सामान्य वर्ष बनेगा, सामान्य शताब्दी वर्ष बनेगा। और सामान्य शताब्दी वर्ष में फरवरी कितने दिन की होगी? फरवरी होती है 28 दिन की। फरवरी कितने दिन की होती है दोस्त? 28 दिन की। ठीक है, और अगर मैं बात करूं 1682 यहां पे डबल जीरो तो नहीं है ना लास्ट में? अगर डबल जीरो नहीं है दोस्तों तो हमें केवल और केवल 4 से डिवाइड करना होता है, और 4 से डिवाइड हम पूरे वर्ष को नहीं करते, केवल और केवल लास्ट 2 डिजिट को चेक कर लो कि ये जो 82 लिखा हुआ है, 82 लिखा हुआ है, ये 4 से डिविजिबल है या नहीं? आप कहोगे सर 4 से कहां कटता है ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा? ये अगर ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो इस बात का मतलब क्या होगा कि ये एक साधारण वर्ष होगा, और अगर ये साधारण वर्ष होगा दोस्तों तो फरवरी 28 दिन की होगी। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 1792 की, तो 1792 दोस्तों ये एक लीप वर्ष बनेगा, क्योंकि डबल जीरो नहीं है तो हमें केवल 4 से डिवाइड करना है। अगर डबल जीरो होती तो हम 400 से डिवाइड करते, लेकिन ये 92 लिखा हुआ है लास्ट 2 डिजिट, इसका मतलब 4 से डिवाइड करना होगा, और ये 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब ये होगा अधिवर्ष। और यहां पे फरवरी का महीना होता है 29 दिन का। क्लियर हुई बात? ठीक इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इसकी 1900 की, तो डबल जीरो हमें दिख गई, तो इसका मतलब हमें इसको 4 से डिवाइड नहीं करना, हमें इसको 400 से डिवाइड करना है, 400 से डिवाइड करना है। अगर ये 400 से डिवाइड हो पाता है तो इसका मतलब लीप शताब्दी वर्ष बनेगा और फरवरी 29 दिन की होगी। लेकिन दोस्त ये 1900 तो 400 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या बनेगा? साधारण वर्ष बनेगा, और साधारण वर्ष में भी सामान्य शताब्दी वर्ष बनेगा। यानी कि फरवरी क्या होगी दोस्तों यहां पे? 28 दिन की। तो आप मुझे बताओ 3 ऑप्शन में समानता है या नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल, कि 3 ऑप्शन में बिल्कुल समानता है। एक तो ये 28 का और ये 28 का, इसका मतलब भिन्न कौन सा होगा? ये होगा भिन्न। तो आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या बनेगा? सी ऑप्शन। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है, तो देखिए एक छोटी सी बात पर और चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम बचपन में सोचते हैं, अब तक बहुत से लोग तो आज तक भी यही सोचते हैं कि जो लीप वर्ष होता है, 2 लीप वर्षों के बीच में 4 साल का अंतर होता है। ठीक है ना, क्योंकि हम बेस मानकर यही चलते हैं कि 2 लीप वर्षों के बीच में 4 वर्ष का अंतर होता है। लेकिन दोस्तों इसमें भी एक एक्सेप्शनल केस है। ठीक है ना, इसमें भी क्या होगा? एक अपवाद है। ठीक है ना, वो अपवाद क्या है वो आपको समझना है। ठीक है, देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हम ये बात जानते हैं, पहले से बचपन से ही सुनते हैं किसी न किसी टीचर से, एकेडमिक में भी हमें यही बात बताई गई। एकेडमिक जब हम 9, 10, 8 से 12 तक पढ़ा, या 6ठी, 7वीं, 8वीं में, तो हमें यही बताया गया कि 2 लीप वर्षों के बीच में 4 साल का गैप होता है, 4 साल बाद लीप वर्ष रिपीट होता है। लेकिन यहां पे एक छोटा सा अपवाद है, वो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, देखिए अपवाद क्या है वो समझना। तो लिख सकते हो इस बात को, देखो मैं बोल के बता रहा हूं कि जरूरी नहीं कि 2 लीप वर्षों के बीच में 4 साल का ही अंतर हो, 4 साल का ही गैप हो, 4 साल का ही समयांतराल हो। ठीक है, कई बार 8 साल का भी गैप हो सकता है, 8 साल का भी गैप हो सकता है। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं कि कई बार 8 साल का भी समयांतराल होता है 2 लीप वर्षों के बीच में। तो दोस्तों ऐसा तो केवल तभी पॉसिबल होगा अगर 8 साल का गैप है 2 लीप वर्षों के बीच में। तो भाई ऐसा केवल एक ही कंडीशन पर पॉसिबल हो सकता है। 8 साल का गैप केवल और केवल एक कंडीशन होगी,
तब पॉसिबल होगा, अन्यथा हमेशा 4 साल बाद ही रिपीट होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ठीक है। और वो कंडीशन क्या है दोस्तों, जब भी 2 लीप वर्षों के बीच में सामान्य शताब्दी वर्ष डुबकी लगा जाए, यानी कि सामान्य शताब्दी वर्ष आ जाए, तो तभी केवल और केवल तभी 8 साल का गैप होगा। समझने का प्रयास करें, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूं यहां पे 1896, तो आप मुझे बताएं क्या 1896 लीप वर्ष है? आप कहोगे सर बिल्कुल ये लीप ईयर है, 4 से पूरा पूरा डिवाइड है। अगर ये लीप ईयर है तो फरवरी का जो महीना होगा ये 29 दिन का होगा। फरवरी का महीना कितने दिन का होगा? 29 दिन का होगा। तो ठीक इसके 4 साल बाद फिर से लीप ईयर आना चाहिए था ना, है भाई, इसके 4 साल बाद फिर से लीप ईयर आना चाहिए था ना। अगर हम ये मान के चलते हैं कि 4 साल बाद लीप ईयर आता है, तो ठीक 4 साल बाद क्या आना चाहिए? लीप ईयर आना चाहिए। लेकिन 4 साल बाद आया क्या? ये 1900 आ गया, जो कि एक नॉर्मल ईयर है, सामान्य शताब्दी वर्ष है। और यहां पे जो फरवरी का महीना होगा दोस्तों, यहां पे 28 दिन का होगा। क्या होगा? 28 दिन का। ठीक इसके 4 साल बाद 1904 होगा, 1904, जो कि एक लीप ईयर है। और लीप ईयर है तो फरवरी कितने दिन की होगी दोस्तों? फरवरी होगी 29 दिन की। फरवरी होगी कितने दिन की? 29 दिन की। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई बेस मानते तो हम यही है कि 4 साल बाद लीप ईयर वापस रिपीट होता है, लेकिन कई बार जो है 8 साल का गैप हो जाता है। वो केवल और केवल तभी पॉसिबल है, तभी हो सकता है ऐसा पॉसिबल, जब 2 लीप वर्षों के बीच में एक सामान्य शताब्दी वर्ष आ जाए, एक सामान्य शताब्दी वर्ष मौजूद हो। केवल और केवल इसी कंडीशन पर 8 साल का गैप बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहां 4 वर्ष का गैप हुआ और यहां पर भी क्या हुआ? 4 वर्ष का गैप हुआ। तो ये लीप ईयर था 1896, ये 1904 लीप ईयर है। तो 1896 से 1904 के बीच टोटल जो है 8 वर्ष का गैप हुआ। तो बस ये एक छोटी सी बात थी, इसको मैं एक्सेप्शनल केस कह सकता हूं, यानी कि अपवाद कह सकता हूं, ठीक है। ये क्या होगा? इसका एक अपवाद होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक चीजें बहुत ही अच्छे से मैंने समझाई, प्रयास किया और आपको काफी समझ में भी आई होगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो सके। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, राम राम, जय हिंद, जय भारत।